तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है कि होली के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है तो होली खेलें कि ना खेलें, कब ना खेलें। मान लीजिए कि हमारे आपके घर में या गांव में किसी के घर में कोई बच्चा होता है तो सूतक पूरा गांव थोड़ी मनाता है, वो घर भर मनाता है ना। इसका राशियों से संबंध हो गया कि एक राशि में ये ग्रहण लग रहा है और अगली राशि में जाकर के ये समाप्त हो रहा है। और जिस राशि पे जा रहा है उन व्यक्तियों को ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव मिनिमम जो है कम से कम नहीं रहेगा तो 1 महीने तक रहेगा। अच्छा, 1 महीने तक चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो जहाँ जहाँ ये ग्रहण दिखाई देगा उन लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। जो ग्रहण में आप पूजा पाठ कर लेते हो उसका जो फल मिलता है वो कई हजारों जन्म तक आप जो है तपस्या करो तो वो फल नहीं मिल पाता है। अच्छा, कुछ लोग पंडित जी अपने घर से जो टूटा फूटा कुर्सी टेबल ये भी ले जा, ये आपके हिसाब से गलत है? गलत है। हाँ हाँ। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिष और कर्मकांड के विशेषज्ञ अरविंद शुक्ल जी। अरविंद शुक्ल जी, एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी, आपका भी धन्यवाद। आपका जी, आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि होली के दिन जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, वाकई में ये चंद्र ग्रहण कितना प्रभावशाली है। इस चंद्र ग्रहण को लेकर के जो तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है कि होली के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है तो होली खेलें कि ना खेलें, कब ना खेलें, क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव विचार लोगों के मन में घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसका निराकरण करना जरूरी है कि ये जो चंद्र ग्रहण होली के दिन लग रहा है ये वाकई में कितना प्रभावशाली है, आपको इसका कितना ध्यान रखना है। तो पंडित जी, इस बार जो होलिका दहन है, आपने हमारे कई कार्यक्रम में बताया कि ये 13 तारीख को है, 13 मार्च को, और 14 को लोग रंग खेलेंगे। तो 14 तारीख को ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो आपके हिसाब से ये चंद्र ग्रहण कितना प्रभावशाली है? देखिए मिश्रा जी, पहली बात तो आपकी क्लियर ये कर दूं मैं कि चंद्र ग्रहण के जो विषय में बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है यूट्यूब में अपने जो है तो वीडियो डाल रखे हैं और ये भ्रम फैला रखा है। तो पहली बात तो चंद्र ग्रहण है नहीं, और चंद्र ग्रहण सदैव मिश्रा जी जो लगता है वो रात्रि में लगता है। ये माना कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है तो पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण है भी, लेकिन चंद्र ग्रहण भारत देश में किसी प्रकार से भी नहीं है। नहीं कोई कंकड़ ग्रहण है, नहीं कोई सूतक है और नहीं किसी प्रकार का है। और चंद्र ग्रहण सदैव जो लगता है वो रात्रि में लगता है। तो चूँकि होली जो अपनी खेली जाएगी वो दिन में खेली जाएगी। आप यदि प्रतिपदा को होली मनाते हैं तो 14 को होली खेली जाएगी 12 बजे के बाद, और मान लीजिए 15 को भी मनाते हैं तो भी होली दिन में खेली जाएगी, रात्रि में तो नहीं। तो ये तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें कि ग्रहण नहीं है। एक उदाहरण मिश्रा जी देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे आपके घर में या गांव में किसी के घर में कोई बच्चा होता है तो सूतक पूरा गांव थोड़ी मनाता है, वो घर भर मनाता है ना। वही घर मनाएगा जिस घर परिवार में वो बच्चा जन्म लिया है, ना कि पूरा गांव मनाएगा। तो उसी प्रकार ग्रहण पड़ रहा है, जहाँ जिस जगह पड़ रहा है वो उस चीज़ को मनाएंगे, उनके लिए वो प्रभावशाली होगा। क्योंकि वह चंद्रमा रात्रि कालीन में जब ग्रहण पड़ेगा तो उनके लिए वो दुष्परिणाम छोड़ेगा। फिर भी यदि किसी को लगता है कि नहीं, जगत में सूर्य एक है, जगत में चंद्रमा एक है, और उसको यदि मानना है तो फिर एक काम करे कि वह जो है भगवान शिव के ओम नमः शिवाय इस मंत्र का मन में जाप करे और भगवान शिव का स्मरण करे, चंद्रमा आदि के मंत्रों का जो है मन में जाप करे, और फिर उस टाइम पे होली भी खेलता रहेगा, कुछ करता रहेगा, तो भी कोई उसका नेगेटिव पोजीशन उसके ऊपर जीवन में नहीं आएगा। पंडित जी, जैसा कहा जा रहा है कि ये जो चंद्र ग्रहण है 14 तारीख को शुरू होगा, और ऐसा माना जा रहा है कि ये सिंह राशि में शुरू होगा और जाकर के कन्या राशि में ये ग्रहण समाप्त होगा। तो बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब इसका राशियों से संबंध हो गया कि एक राशि में ये ग्रहण लग रहा है और अगली राशि में जाकर के ये समाप्त हो रहा है, तो जब राशियों से कनेक्शन बन गया तो उस राशि से संबंधित और जो उससे संबंधित लोग हैं तो उन पर इसका असर पड़ता है। आप इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, असर पड़ता है। मैं इस बात से मिश्रा जी आपकी सहमत हूँ, और आपने बड़ा बारीक टॉपिक निकाला है, मतलब बड़ा बारीक आपने क्वेश्चन किया है। राशि से, इस राशि से मतलब सिंह से परिवर्तन होकर कन्या में जा रहा है, तो आपने बात जो पूछी है बड़ी गहरी और डीपली बात पूछी है। देखिए ग्रहण सदैव जो लगता है नक्षत्र से राशि, चरण
और राशि से राशि को जो है बताता है, जिस राशि में लगेगा, जिस नक्षत्र में लगेगा, तो जो जिस नक्षत्र में लगेगा उस नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं, जिस राशि में लगेगा, जिनकी वो राशि है, उन व्यक्तियों के लिए पीड़ादायक विशेष होता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं, जो जहाँ पे मान लीजिए ग्रहण लग रहा है वहाँ पे जिनकी सिंह राशि है, जिनकी कन्या राशि और सिंह राशि के अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं, उस नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति जो है पीड़ित रहेंगे। और ये ग्रहण भी प्रॉपर ग्रहण लग रहा है, ऐसा नहीं कि कोई हम कह दें कि साधारण ग्रहण है। तो उन राशि वालों को, जिसे आपने कहा कि सिंह राशि वालों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। और वैसे भी सिंह राशि के ऊपर ढैया 29 मार्च के बाद आने वाली है, और सिंह राशि वाले वैसे भी अपने आप को जो है बब्बर शेर मानते हैं, क्योंकि वो विशिष्ट होते हैं। हाँ, राशि का स्वामी सूर्य है। तो सूर्य की पोजीशन ही एक अपनी अलग होती है। कहते हैं कि जब सूर्य उदित होता है तो उसके सामने सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। या सूर्य को इसीलिए प्रथम माना गया क्योंकि सबसे वो पावरफुल, सबसे ताकतवर वह ग्रह है। तो ये निश्चित है कि जिस राशि पे ग्रहण पड़ रहा है उस राशि के व्यक्तियों को, उस नक्षत्र के व्यक्तियों को, और जिस राशि पे जा रहा है उन व्यक्तियों को ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव मिनिमम जो है कम से कम नहीं रहेगा तो 1 महीने तक रहेगा। अच्छा, 1 महीने तक चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो जहाँ जहाँ ये ग्रहण दिखाई देगा उन लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है आपके हिसाब से? बिल्कुल। तो पंडित जी, जैसे हमारा शास्त्र संकेत करता है कि जहाँ ग्रहण पड़ता है, भारत के लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, तो जहाँ ये ग्रहण दिखाई दे रहा है वहाँ भी भारत के लोग होंगे, तो उन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए आपके अनुसार? हाँ, ये बात आपने बड़ी सारगर पूछी। जहाँ मान लीजिए ग्रहण ये पड़ रहा है वहाँ पे जो भारत देश के निवासी हैं और जो इसको मानने वाले हैं, जो हमारे जो है तो भारतीय हैं, निश्चित रूप से वो जो है सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं। और देखिए जो ग्रहण ये पड़ रहा है ये उस ग्रह की राशि पे पड़ रहा है जो ग्रह जो है समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। यदि वह ग्रह अस्त हो जाए तो समूचा ब्रह्मांड और समूचे ब्रह्मांड की जड़ और चेतन, ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी। यदि सूर्य अपना प्रकाश ना दे तो मिश्रा जी, ना ही तो जड़ और ना ही चेतन, कोई भी जीवित नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। तो जिन कंट्री पे, देशों पे यह ग्रहण पड़ रहा है, उन कंट्री में जो हमारे भारतीय निवास करते हैं उनको चाहिए कि वो भगवान शिव की अनन्य भाव से आराधना करें। आराधना मीन्स उनके नाम का जाप करें। जिस वक्त ग्रहण पड़े उस वक्त क्या नाम से बहुत अच्छे से वो मूर्ति को ना छुएं, वो मंदिर को ना छुएं, लेकिन भगवान शिव के नाम का स्मरण करें। साथ में जो है चंद्रमा के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः। और एक चीज़ और कर दूं, ग्रहण जब चंद्रमा को लगता है तो बहुत अतिशय चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। क्यों पीड़ित हो जाता है कि सूर्य तो फिर भी शक्त है, सूर्य तो फिर भी पुरुष कारक ग्रह है, और सूर्य फिर भी जो है बड़ा बलिष्ठ और अंगारक नामक जो है तो उसकी स्थिति रहती है, बड़ा अंगारक ग्रह है, क्योंकि उसके पास तक जाने में बड़ी क्षमता चाहिए। शायद थोड़ा सा दृष्टांत बता दूं कि जब रामायण में जो है आपने देखा होगा कि जो उसमें गिद्धराज जटायु थे, उनने माँ जानकी का जो है बचाव किया था और रावण से जो है बराबर युद्ध किया था। रावण ने अपने जो है खड्ग अपने उससे क्या नाम से चंद्रहास तलवार से उसके पंजे काट दिए थे। जी। तो वहाँ वह हो गए। तो रावण जो गिद्धराज जटायु का एक और भाई था, उन दोनों ने बड़ा प्रयास करके ये किया कि हम सूर्य के पास तक पहुँचेंगे। और जब वो दोनों भाई सूर्य के पास तक पहुँचे तो उसके बड़े भाई ने गिद्धराज जटायु को तो अपने पंजों में छुपा लिया, लेकिन उसके पंजे जो है पूरी तरह से जल गए थे। तो कहने का तात्पर्य कि हम आप सूर्य से जो है 1 मिनट भी आंख नहीं लड़ा सकते। तो सूर्य में फिर भी उस तेजता होती कि सूर्य ग्रहण पड़े तो फिर भी इतना ज़्यादा अरिष्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन चंद्रमा में बड़ी कोमलता होती है। चंद्रमा बड़ा ही मृदुल, बड़ा ही संवेदनशील, जिनकी कर्क राशि होती है, जिनका चंद्रमा प्रधान होता है, वो बड़े ही मृदुल स्वभाव के होते हैं, बड़े जो है वो भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा वो संवेदनशील हृदय के होते हैं। तो आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो वो उस वक्त निश्चित रूप से भगवान शिव की उपासना करें और चंद्रमा की उपासना करें। जैसे कि देखिए कुछ चीज़ों का मुहूर्त अपने आप में विशेष होता है। आज मैं एक चीज़ को आपको जो है बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि जो ग्रहण में आप पूजा पाठ कर लेते हो उसका जो फल मिलता है वो कई हजारों जन्म तक आप जो है तपस्या करो तो वो फल नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए किसी गाय का जन्म हो रहा हो और उस गाय को यदि आप जो है उस गाय की परिक्रमा लगा करके और उस गाय का दान कर दें
तो आपने पूरी पृथ्वी का दान कर दिया। समझे मिश्रा जी? गाय का एक जो है अग्रभाग उधर है और एक गाय के बछड़े का या बछड़ी का अग्रभाग इधर है, और जिस वक्त ग्रहण पड़ा हो उस वक्त गाय की परिक्रमा लगा के और उस गाय को यदि दान दे दो तो आप यह समझें कि आपने पूरे पृथ्वी का दान दे दिया। और यदि जिस वक्त गाय के बछड़े का जन्म हो रहा हो, ग्रहण का समय हो और ग्रहण का समय ना भी हो, गाय बछड़े को जन्म दे रही हो और आप उसकी परिक्रमा लगा के प्रणाम कर लें, तो जो आपको पूरी परिक्रमा पृथ्वी के लगाने का पुण्य मिलेगा वो पुण्य आपको जो है उस गाय के परिक्रमा लगाने का मिलेगा। तो वो क्या था? वो उस क्षण का मुहूर्त है, जिस क्षण की विषय में बात करें तो जो ग्रहण का मुहूर्त है ये अपने आप में विशेष है। इस टाइम पे जिनका चंद्रमा पीड़ित हो, यानी जिसकी कुंडली में पंडितों ने बताया हो कि आपके कुंडली में विष योग बना हुआ है, आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है राहु के साथ बैठा है, ग्रहण योग बना हुआ है, आपकी कुंडली में सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा है, क्षीण योग बना हुआ है, आपका चंद्रमा 6, 8वें 12वें हैं। कहने का तात्पर्य कि किसी भी प्रकार से यदि चंद्रमा पीड़ित है तो आप उस दिन अनन्य भाव से भगवान शिव की उपासना करें। निश्चित रूप से आपका जो है चंद्रमा बलिष्ठ होगा, आपका मनोबल बलिष्ठ होगा। और जिनकी सिंह राशि है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जो है ये जो उपाय कर लेंगे वो आगामी 29 मार्च को जो लग रहा ढैया है उसके लिए आपको विशेष फायदा देगा। जी जी जी। तो सिंह राशि वालों की ढैया लग रही, पंडित जी ने बताया कि जैसे ही जो है शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे 29 मार्च को, तो सिंह राशि वालों की ढैया लग जाएगी। और सिंह राशि में क्योंकि ये चंद्र ग्रहण लग रहा है इसलिए भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो पंडित जी ये तो आपने उन लोगों के लिए बता दिया जो लोग उन इलाकों में रह रहे हैं जहाँ ये ग्रहण दिखेगा, लेकिन राशिफल को हमारे देश भारत में लोग ज़्यादा मानते हैं। तो क्या जो सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, कर्क राशि वाले जो भारत के लोग हैं उनको भी क्या सावधान रहने की आवश्यकता है इस ग्रहण से? यहाँ आप कहे तो ठीक रहे, लेकिन यहाँ मिश्रा जी वो चीज़ पड़ ही नहीं रही है, तो प्रभाव कहाँ उसका होगा? मतलब जहाँ जिस जगह पड़ रहा है, जैसे हमने भी उदाहरण दिया कि मान लीजिए एक गाँव में किसी कि यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उसका घर, उसका परिवार उसका सूतक मनाएगा, ना कि पूरा गांव मनाएगा। मान लीजिए एक किसी व्यक्ति के यहाँ किसी व्यक्ति की अंत्येष्टि हो गई तो उस अंत्येष्टि का जो सूतक है, मरणा सूतक, वह उसका परिवार और उसका घर मनाएगा, ना कि गांव, ना कि जो है आसपास का कोई भी परिवार नहीं मनाएगा। तो उसी तरह ये ग्रहण है। हम एक भूमंडल में एक तरह से सभी एक गांव की भांति हैं, लेकिन एक अलग अलग कंट्री, अलग अलग जो देश हमारे हैं उन्हीं जगह उसका जो प्रभाव है तो वहाँ उनको प्रभाव पड़ेगा। अपने यहाँ इसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। तो मतलब भारत में जो लोग रह रहे हैं, आपको पंडित जी के अनुसार कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग खुल के होली खेलें, हम लोग होली खेलें। और एक चीज और बता दे रहे हैं कि जो भ्रांतियां फैलाए हुए हैं, चंद्र ग्रहण फलाना, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि आप प्लीज़ ज्योतिष जगत में यदि अपने आप को जोड़े हुए हैं तो विद्वता की बात करें, शास्त्र उचित बात करें, बेवजह का जो है आम व्यक्ति को ना डरवाएं। और इस तरह से यदि आप डरवाएंगे तो आपसे यदि कोई पूछ बैठेगा कि शास्त्रीय विधान क्या है, क्या कहीं आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं, तो मित्रवर आप कोई प्रमाणित इसको नहीं कर पाएंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, इसी प्रकार होलिका दहन में दुनिया की जो है बातचीतें लोग कर रहे हैं कि भद्रा पुंछ में होगी तो प्रदोषकालीन टाइम पे होलिका का दहन कर दिया जाएगा। मित्रवर कहीं नहीं लिखा कि होलिका जब पुंछ में हो तो आप दहन कर दें, या जब भद्रा मुख में हो तब होली दहन कर दें। बिल्कुल भी नहीं। होलिका दहन भद्रा के बाद होगी, जो आपकी 13 तारीख 11:27 के बाद है, और ये 1 घंटे का पीरियड है, इसी में होलिका दहन करें। दूसरी बात और बताना चाहूँगा कि जितने भी उपाय, यानी आप कह रहे हैं कि 11:27 के बाद जो है के बाद करें। 11:27 से कितने बजे तक है पंडित जी मुहूर्त? 11:27 से लेकर के आपका पूरा 1 घंटे का टाइम है। और एक अहम बात मिश्रा जी बता दे रहा हूँ, जो शायद एस्ट्रो तक के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिल जाए, कि जो भी आप उपाय कर रहे हैं, जितने भी उपाय आपको बताए जा रहे हैं ए से लेके जेड तक, यदि आपने 11:27 से पहले कोई होलिका दहन हो रही है और उसमें वो उपाय करके डाला है तो आपको नहीं मिलने वाला है जीरो। ध्यान रखिएगा, आपको उसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं, किसी प्रकार का भी नहीं, चाहे आप उसमें बड़े से बड़ा उपाय करके आप डाल आएँ। 11:27 के बाद जो होलिका दहन की जाएगी, उस होलिका दहन में जो आपका किया गया उतारा है, किया गया नज़र दोष का है, हारी का है, बीमारी का है,
वो रोग व्याधि बाधा का है, व्यापार का है, किसी प्रकार का भी आपने कोई टोटका किया है उसका आपको लाभ 100% मिलेगा, क्योंकि मुहूर्त बड़ा प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार लोगों ने उपवाद कर रखा है कि होली का, तो होली आपकी 13 को हो गई, यानी 13 की रात्रि को दहन होगा। भद्रा आपकी 11:27 को समाप्त हो रही है। अब होली खेलने के विषय में बता दें आपको, होली खेली आपकी 14 को जाएगी, लेकिन शास्त्रोक्त विधान ये है कि होली का दहन सदैव पूर्णिमा में होता है और होली सदैव खेली जाती है प्रतिपदा में। तो दिन 12 बजे के बाद प्रतिपदा आपकी लग रही है, तो 14 तारीख को भी होली खेल सकते हैं और 15 को तो आप खेल सकते ही हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो मतलब 14 तारीख को दोपहर जब प्रतिपदा लग जाए 12 बजे के बाद आप कह रहे हैं, हाँ, तो तब होली खेलना चाहिए, 12 बजे तक ना खेलें। 12 बजे तक वैसे नहीं लोग खेलेंगे, हाँ, क्योंकि छुट्टी का दिन है, आराम से अपना बड़े उसके साथ 12 तो वैसे बज जाएगा। जी जी जी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी ही ये जो 2 डेटें हैं, 2 डेटों का क्लियर हो जाएगा। इसी 20-21 तारीख में जो है वाराणसी जो है लगभग सभी ज्योतिषी बुलाए गए हैं, तो वहाँ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो 2 तिथियाँ बार बार आ जाती हैं, 2 तिथियों का निर्णय दिया जाता है, तो ये बहुत शीघ्र ही आप लोगों का जो एक शंका संदेह है ये बहुत शीघ्र ही खत्म होगी। और वहाँ जो है ज्योतिष विभागाध्यक्ष जो हैं वो मीटिंग लेंगे और वहाँ ये चीज़ें क्लियर होंगी कि आपके बनारस से ही ये चीज़ चलती है और आपके बनारस से ये चीज़ चल करके यहाँ फैलती है, तभी आम विद्वान जानते हैं। क्योंकि देखिए मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत से मंदिरों में ऐसे पंडित जी लोग भी हैं जो नहीं ठीक से पंचांग के विषय में जानकार हैं और वो पंचांग भी देखना नहीं तरीके से जानते हैं। तो आपने जो कुछ पंचांग में लिख दिया उसको वो जो है तो विशेष अहम मान लेते हैं, गहराई तक वो नहीं अध्ययन कर पाते। तो इसलिए मेरी ये निवेदन भी है वाराणसी के महान विद्वानों से कि वो अपना एक मत दें और उस मत को संपूर्ण हमारा जो है भारत देश मान करके चले। क्योंकि वाराणसी जो स्थान है बागम्बरी सरस्वती का स्थान है और ज्योतिष का अपना एक विशेष वह स्थान है। जी जी जी। पंडित जी, एक और सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में भी उठ रहा होगा कि जैसे पहले क्या होता था, जब होलिका दहन होता था तो गांव के बाहर होता था, जो गांव होता था उसके बाहर कहीं जा कर के होली सजाई जाती थी, वहाँ दहन होता था। अब जब से ये शहरीकरण बढ़ा है तो लोग अपनी कॉलोनी के अंदर कहीं पार्क में, कहीं चौराहे में, जहाँ 2-3 सड़कें आके मिली, जहाँ जगह मिली वहीं पे होलिका दहन कर लेते हैं। तो क्या ये उचित है? नहीं, ये उचित तो नहीं है। देखिए होलिका का जो दहन है वो किसी ठीक स्थान में आपको करना चाहिए, सुनिश्चित स्थान में करना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी अशुद्धि स्थान पे आप कर दो, क्योंकि होलिका का वहाँ पूजन होता है बाकायदे, वहाँ गौर गणपत का पूजन होता है, भगवान विष्णु नरसिंह भगवान का पूजन होता है, माँ होलिका का पूजन होता है। तो आप किसी ठीक स्थान को चुनें और उस स्थान में आप जो है तरीके के साथ और पूरी जो है शुद्धता पवित्रता के साथ करें। और उसमें जो आप जाएं तो समिधा लेकर के जाएं और कोशिश करें कि उसमें उपले लेके जाएं। उपलों में किन की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं जो गाय के उपले होते हैं। वो गाय के उपलों की क्यों खासियत है? देखिए गौ का जो पृष्ठ भाग है, ध्यान रखिएगा, गाय का अग्रभाग इतना पवित्र नहीं माना गया है, गाय का जो पृष्ठ भाग है वो विशेष पवित्र माना गया। आपने देखा होगा जब भी कोई गोदान करता है तो उस गाय की पूंछ को पकड़ के गोदान करता है। और यदि गंगा जल से इस पृथ्वी में सबसे ज़्यादा यदि कोई पवित्र है और गंगा जल से भी ज़्यादा कोई पवित्र है तो वो है गोमूत्र। तो इसलिए गाय के उपलों का यदि आप शायद जो है वो होलिका दहन में डालें तो और भी अच्छा होगा। और उसी राख को फिर घर में लाते हैं तो उससे जो है आपका घर पवित्र और शुद्ध होता है। तो पंडित जी, जैसे सवाल ये था कि गांव में तो लोग गांव के बाहर जला लेते हैं, ये शहर वाले कॉलोनी वाले क्या करें? क्या इनको एक स्थान चुनना चाहिए? एक स्थान जैसे चौराहे में जला देते हैं, कहीं से रोड आ रही वहाँ बीच में जलाएं जिस जगह वो उस स्थान को चुने और उस स्थान को चुने जो स्थान शुद्ध हो पवित्र हो। अच्छा, रोड पे नहीं जलाना चाहिए आपके? रोड पे क्या मतलब? रोड, हाँ, बहुत जगह लोग जो है रोड में होली इकट्ठा कर लेते हैं और वहाँ जलाते हैं। तो पंडित जी ने बताया कि वहाँ ना जलाएं, पार्क के किसी कोने में जला सकते हैं। हाँ, कोई एक कोना पकड़ लें, कोई स्थान पकड़ लें जो आपका तरीका हो, जगह थोड़ी ठीक हो, जहाँ पे परिक्रमा लग सके और जहाँ ऐसा भी ना हो कि किसी का कोई नुकसान हो। क्योंकि
लफ जो है तो होली की जी जी। विशेष उगती है। तो होली में पंडित जी जैसे क्या है कि अब यहाँ जगह की भी कमी आ गई, तो पहले तो क्या होता था कि बड़े बड़ी लकड़ियाँ लगाई जाती थी, होली बड़ी होली बनाई जाती थी, तो क्या इसका कोई शास्त्रीय विधान है कि छोटी होली भी बनाई जा सकती है? बड़ी इसका कोई मतलब ऐसा विधान नहीं कि होली इतनी बड़ी ही हो। होली आप अपने घर के दरवाजे में भी कर सकते हो, छोटी सी जो है ईंधन में जला करके उन उपलों का राख आप अंदर अपने घर के कर सकते हो। जैसे आपने उस दिन के लाइव में पूछा था तो बताया था कि यदि घर में किसी दर्शक ने पूछा था कि मेरे घर में नेगेटिविटी है, उसको मैं कैसे दूर करूं जी, तो घर के बाहर भी आप कुछ उपले करके और कुछ जो है ईंधन से जो है होलिका दहन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो कॉलोनी में जो आप कह रहे हैं, तो कॉलोनी का किसी एक स्थान सुनिश्चित कर लें और उस स्थान पे होलिका दहन करें। अब आपने बात जो पूछी कि होली का कोई पैमाना बढ़ा, हाँ। तो पैमाने का कोई सुनिश्चित नहीं, ऐसा शास्त्र में कहीं हमें तो अभी तक लिखित नहीं मिला कि होलिका दहन में इतनी संविधा होनी चाहिए, इतना होना चाहिए तभी उसका दहन करें। अच्छा, कुछ लोग पंडित जी अपने घर से जो टूटा फूटा कुर्सी टेबल ये भी ले जा, ये आपके हिसाब से गलत है? गलत है। हाँ। देखिए, आप उसमें जो है ईंधन डालते हैं और आपने वो वैसा नहीं डालना चाहिए। आपको एक चीज़ बताएं कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको दी जाएगी या हमें दी जाएगी, तो वो चीज़ वही सुयोग्य दी जाएगी ना, जिसको अपन ग्रहण कर सकेंगे। तो वो चीज़ें, एक उतारा डालना हम उनसे कामना कर रहे हैं, उस चीज़ से उस चीज़ को मत जोड़ेंगे कि हमने उतारा अपना ये वो करके डाला तो टूटी कुर्सी और ये वो डाल देंगे। वो विषय अलग होगा, ये विषय अलग हो गया। क्योंकि एक तरह से आप होलिका का दहन करते हो, पंच तत्वों में उनको विलीन करते हो। तो क्या हमारे आपके जो पूर्वज खत्म होते हैं तो हम कुर्सी मेज टेबल से उनका अंत्येष्टि करते हैं? कभी नहीं करते। हम तो उनके लिए बढ़िया से बढ़िया लकड़ी, चंदन आदि जो है कि लकड़ी डालते हैं और सुगंध आदि चीज़ें घृत आदि से करते हैं। लास्ट में कपाल क्रिया करते हैं तो घृत उनके जो है सिर में जो है भरते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं। तो ये टूटे फूटे फर्नीचर ले जाके जो लोग डालते हैं, ये उचित नहीं है। तो ये देखिए कि बहुत बड़ी जो है पंडित जी ने बात क्लियर की कि घर के टूटे हुए टेबल कुर्सी, इस तरह की फर्नीचर जो टूटे हुए ले जा करके लोग होलिका दहन में डाल देते हैं, पहले से ही ले जाके वहाँ रख देते हैं और लोग उसको होलिका जलाने में शामिल कर लेते हैं। ये पंडित जी के हिसाब से उचित नहीं है। लकड़ी लगानी चाहिए, लकड़ी लगाना उचित है और उपले लगाना है, वो आप सब लगाएं। हाँ, और गाय के गोबर के उपले मिल जाएं तो वो जो है उचित रहेगा। पंडित जी, हम आज बात कर रहे थे ग्रहण की, आपने बता दिया ग्रहण के समय जहाँ ग्रहण दिख रहा है वहाँ लोग मंत्र जाप कर लें। ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए? शास्त्रों में ये भी ग्रहण कुछ के बाद यही कि आप जहाँ मतलब मान लीजिए ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण है, तो वहाँ उसको पहले तो सबसे पहले अपने मंदिर की सफाई करनी चाहिए और घर की सफाई करनी चाहिए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। और हो सके कि जब वो सफाई कर रहा हो उस वक्त तो अपने बाल्टी में थोड़ा सा नमक डाल ले, नमक से पोंछा लगाए और फिर बाद में गंगा जल उसमें जो है छिड़के। और उसके बाद जब मंदिर आदि की सफाई कर ले और घर की सफाई कर ले, लेकिन इस सफाई से पहले स्वयं वो नहाए। ठीक है? ग्रहण के पूर्व स्नान होता है, ग्रहण के अंत में स्नान होता है, ग्रहण के मध्य भी स्नान किया जाता है कि बारंबार वो अपनी शुद्धता ला करके और भगवान का भजन कर सके। तो स्नान करे और जब पूरी साफ सफाई कर ले सब कुछ मंदिर की, तो फिर स्नान करे और फिर स्नान करके भगवान की पूजन करके और भगवान का भोग लगाए। और दान ग्रहण के जो क्या नाम से अंत में निकाले या ग्रहण के पूर्व भी निकाल सकता है, ग्रहण के मध्य ना इस कार्य को। जी। तो पंडित जी, दान क्या क्या करना चाहिए जिससे कि, जैसे मान लीजिए चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण में मैक्सिमम जो है चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं जैसे चावल, जैसे दूध, जैसे दही, जैसे चीनी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्प और इसके साथ साथ यदि बहुत संपन्न है तो मोती आदि दान कर सकता है। तो इस तरह से सफ़ेद आटा आदि चीज़ें जो है निकाल सकता है। और फिर ज़रूरी नहीं कि सफ़ेद भर हों, यथा योग्य जो उसकी क्षमता हो, जैसा हो वो दान कर सकता है। क्योंकि दान मिश्रा जी अपने आप में बहुत बड़ा, कहते हैं कि दाने न सदृशम पवित्र में विद्यते, दान के समान कोई पवित्र चीज़ नहीं होती है। क्योंकि दान देने के बाद व्यक्ति जो है बहुत ही ऊंची पवित्रता को प्राप्त कर जाता है और दान से हमारे हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के हमारी जो ग्रह दोष होते हैं वह शांत होते हैं। तो ग्रहण के बाद दान करना चाहिए। तो हमारे क्या भारत के लोग भी, जैसे यहाँ ग्रहण नहीं दिखाई देगा तो ये लोग भी क्या होली खेलें उसके बाद स्नान करके दान कर सकते हैं? कर सकते हैं दान। मान लीजिए इनके मन में यदि ऐसा कुछ है कि हाँ हमें करना है, तो देखिए उससे उत्तम चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती है।
तो पंडित जी, जैसा कि ये बताया गया है कि शास्त्रों में कि जो दान होता है तो जो ग्रहण के बाद दान किया जाता है वो ज़्यादा फलदायी होता है तुलना में कि जो आम दिनों में हम दान करते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? अरे ग्रहण का दान मिश्रा जी आम दिनों के दान से कैसी तुलना हम कर सकते हैं जी। ग्रहण का दान एक आप विशेष मुहूर्त में कर रहे हैं, उस टाइम पे पीड़ित जो ग्रह है उसका आप दान कर रहे हैं। पीड़ित समय पे आप यदि मेरा सहयोग करेंगे तो मैं आपको भूल नहीं सकता। जो कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपातकाल पर की ही चारी। आपत्ति काल में यदि आपका साथ किसी ने दिया है, आपत्ति काल में मेरा साथ आपने दिया है, तो मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? कभी भी नहीं भूल सकता। इसीलिए कहा जाता है, वही प्रधानता है कि ग्रहण के समय उस टाइम पे चंद्रमा को ग्रहण लगता है और चंद्रमा पीड़ित है, उस टाइम पे यदि आप दान करते हो तो उसका फायदा 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख गुना फायदा है। और लाख भी मैं कम कह गया, करोड़ गुना फायदा है। इसलिए मुहूर्त का अपना प्रदान, उसी टाइम पे आप दान निकालें। इसीलिए कहते हैं कि ग्रहण काल के बाद स्नान करें और फिर दान जरूर करना चाहिए। अब जैसे पंडित जी बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं उनके वहाँ नदी तालाब और इस तरह की व्यवस्था स्नान के लिए शायद ना होती हो, तो उन लोगों को स्नान में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वो स्नान जब करें तो गंगा जल डाल लें, और मान लीजिए गंगा जल भी नहीं है, हाँ, तो माँ गंगा का स्मरण कर ले। जी जी जी, ठीक। हाँ। देखिए कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब आप मानसिक रूप से माँ गंगा का आह्वान कर लेंगे, और यदि आता हो तो गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, ऐसा बोल लें। और यदि मान लीजिए नहीं कुछ आपको आता है तो आंख बंद करके माँ गंगा का ध्यान करें, और जो आपके सामने बाल्टी में पानी है उसको स्पर्श करें। आप समझिए माँ गंगा जल का वास वहीं पे हो गया, और उस जल से आप स्नान करें। जी जी जी, तो उस जल से स्नान कर लें। पंडित जी ने स्नान के लिए भी क्लियर कर दिया, गंगा जल मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो हर हर गंगे कहते हुए गंगा जी का नाम लेने से भी आपको फल मिलेगा। पंडित जी, जो हमारे यूथ हैं आजकल बड़ा तर्क करते हैं कि ये कहते हैं कि जो लोग इसको नहीं मानते हैं, जैसे हिंदुओं को छोड़ करके बाकी लोग नहीं मानते हैं, विदेशों में बहुत सारे लोग जहाँ ग्रहण लग रहा है वहाँ लोग रहते हैं, वो नहीं मानते हैं, तो कह रहे हैं कि उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो क्या सिर्फ हिंदुओं पर इसका असर होता है, जैसे ग्रहण है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, और जो लोग इसको नहीं मानते तो क्या उन पर असर नहीं होता? देखिए मिश्रा जी, ऐसा तो है नहीं। कहते हैं ग्रहाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम तु देवता। इन ग्रहों के अधीनस्थ पूरा जगत संसार है। मिश्रा जी, जब ग्रहों का प्रकोप आता है ना, तो राजाओं के भी राजमहल ढह जाते हैं, राजाओं के भी राजमहल ढह जाते हैं। जब ग्रह अपना प्रकोप दिखाता तो हाथ पकड़ के काम करा लेता है, वो चाहे राजा हो और चाहे कितना बड़ा हो। चलत दशानन भूदल डोले। रावण जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, डोलती थी, इतना उसका डर था, भय था। यदि वह एक नज़र देख दे चंद्रमा को तो बिल्कुल शीतलता पोजीशन हो जाती थी। एक नज़र देख दो तो 49 पवन थर्राते थे, वह रावण था। लेकिन जब जो है उसके ऊपर ग्रहों का प्रकोप आया और शनि का प्रकोप आया, तो रावण के भी 10 शीश रण में पड़े थे। एक समय ऐसा था कि अपनी चारपाई में जो है उसने काल को बांध रखा था, और एक समय ऐसा आया कि 10 शीश रण में पड़े थे। तो ग्रहों का प्रकोप बड़ा भारी होता है। माना कि जो नहीं मानते हैं उनको पीड़ा कष्ट आती है, लेकिन उनको यह पता नहीं चलता है मुझे कैसे आई, किस वजह से आ रही है, किस चीज़ से मैं पीड़ित हो रहा हूँ। बस वो पीड़ित होते रहते हैं, क्लिसते रहते हैं, और उसको जो है सफ़र करते रहते हैं। ग्रहों का तो प्रकोप मिश्रा जी जो भी इस भूमंडल के अंदर है उसके ऊपर प्रभाव सबको पड़ता है। जी जी, तो ग्रहों का असर होता है, माने या ना माने। तो पंडित जी से आज हमने जाना कि होली के दिन जो चंद्र ग्रहण लग रहा है इसका क्या प्रभाव होगा भारत के लोगों पर, और जहाँ ये ग्रहण दिखाई दे रहा है वहाँ तो भारत के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। पंडित जी ने स्पष्ट कर दिया, आप बिल्कुल शांत मन से होली खेलें। और पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मिश्रा जी, महत्वपूर्ण जानकारी इसीलिए कि आपने हमें यहाँ पे जो है बुलाया, और बड़े अच्छे आप क्वेश्चन करते हैं, इसके हम सदैव आपके आभारी रहते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे विषय और ऐसी ऐसी चीज़ें आप ढूंढ करके एस्ट्रो तक के माध्यम से, जो एस्ट्रो तक के फॉलोवर हैं उनको जानकारी देते हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि यह जानकारी आपको बड़े से बड़े चैनल में नहीं मिलेगी, बड़े से बड़ी जगह नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः संपूर्ण देशवासियों को, और जो हमारे एस्ट्रो तक के व्यूवर हैं, जो एस्ट्रो तक के दर्शक हैं, उन सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।
जी, तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक, फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आपके लिए ये होली शुभ हो। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।